Hello everyone, welcome to Analog Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friend, जैसे कि आपको पता है कि we have started a new segment for this 2021 board examination और पहला लेक्चर गया था हमारा जो बेस था हमारे चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट क्लास 12 का। तो जैसे कि आपने अगर उस लेक्चर को पढ़ा हो, उसको सुना हो ध्यान से, so in that we basically talked about the basics of alternating current. कि ये अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसमें हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए थे, जैसे हमारे थी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और उनका क्या रिलेशन होता है पीक वैल्यू से, वो सब हमने इसमें डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डील विथ सर्टेन एलिमेंट्स, दैट इज वोल्टेज या alternating supply across resistor, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जिसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज योर फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा आपको। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज alternating current containing या AC सर्किट हम बोले अगर, दिस इज AC सर्किट across a pure resistor या AC सप्लाई कह लें हम लोग, दिस विल बी AC सप्लाई across a pure resistor। मतलब क्या है, यहाँ पे एक रजिस्टर मेरे पास है, सपोज इसकी वैल्यू R है एंड हमने इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट कर दिया है। लेट द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज बी V is equal to V naught sin omega t. Now at any instant let the current flowing through the resistor is I. अब हमने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, आप सबने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, जब भी करंट किसी एलिमेंट के अक्रॉस फ्लो करता है तो कुछ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस डेवलप होता है। तो अगर मैं यहाँ पे किरचॉफ अप्लाई कर दूं, सपोज ये लूप है मेरा, तो किसी भी इंस्टेंट पे, सो बाय किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी लूप में जो वोल्टेजेस का सम होता है वो जीरो होता है। तो वोल्टेज का सम कितना होगा, पहले हम जा रहे हैं आर के अक्रॉस, दैट विल बी प्लस आई आर, क्योंकि हम करंट के साथ चल रहे हैं, और जब वापस लौट के आ रहे हैं तो हम बैटरी या सोर्स के ऑपोजिट एंटर कर रहे हैं। सो माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर वी क्या बन जाएगा, वी इज इक्वल टू बन जाएगा आपका आई आर। और अब वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर आई क्या बन जाएगा, वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब LHS में जो आपका यूनिट है वो करंट है, RHS में भी जो आपका टर्म पूरा होगा वो भी करंट के डायमेंशन होंगे, क्योंकि तभी इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट मानी जाएगी आपकी। दैट मीन्स ये जो रेशियो है ये, दिस इज करंट, क्योंकि इधर भी करंट है तो इसको भी करंट होना पड़ेगा फॉर द इक्वेशन टू बी डायमेंशनली करेक्ट। अब यहाँ पे V नॉट बाई आर है, V नॉट क्या है, इस वोल्टेज की पीक वैल्यू है। So we can write I is equal to I naught sin omega t. I naught क्या है, I naught is the peak value of current and on comparing I naught की वैल्यू क्या है, V naught by R करके है। So this is the value of current which you have obtained from applying Kirchhoff law to the circuit। और इस सर्किट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक प्योर रेजिस्टर की वैल्यू है। तो अगर हम दोनों फंक्शन देखें, हमारा v का वैल्यू क्या था, v वॉज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और i क्या आया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी।
नाउ यू कैन सी, अगर मैं इन दोनों को ग्राफ पे प्लॉट करूं, आइए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो आपको मैं एक टर्म बताऊंगा, फेजर डायग्राम कैसे बनता है वो भी हमको समझ में आएगा। पहले हम v को प्लॉट करते हैं, साइन ग्राफ है तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, ये हमारा v बन गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ v, और ये हमारा v नॉट है, ऐसे एक नेगेटिव मैक्सिमम होगा माइनस v नॉट। अब आप देखिए जो आई नॉट है, आई नॉट साइन ओमेगा टी है, या अगर इसको लिखें साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, मतलब क्या हुआ कि करंट और वोल्टेज में जो आपका फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज जीरो। तो करंट का फंक्शन कैसा है, साइन ओमेगा टी है, लेकिन जो करंट का पीक वैल्यू है आई नॉट क्या है, वी नॉट बाई आर है, और आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो आई नॉट क्या होगा, वी नॉट से थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज मोर देन 1, सो आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। जब मैं आई नॉट को प्लॉट करूंगा यहाँ पे, तो आई नॉट कुछ इस तरह बनेगा। तो पहले हम पीक मार्क कर ली, हमारी पीक है ये। So now if you plot the value of I naught, it will be somewhat like this, ये आपकी I naught की वैल्यू होगी। तो ये हो गया मेरा I naught, और ये इसका नेगेटिव मैक्सिमम हो गया माइनस I naught। तो यहाँ पे हम V और I को प्लॉट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर टाइम देखें तो यहाँ 0 है, ये आपका हाफ टाइम पीरियड है, या आपका फुल टाइम पीरियड है। दिस इज t/4 एंड दिस इज 3t/4। नाउ व्हाट इज फेजर, फेजर में क्या करना होता है, आप देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। हम इस लाइन को खींचते हैं पीछे, जो हमारी रेफरेंस लाइन है इसको हम लाते हैं पीछे। फिर क्या करना है, हमको यहाँ पे दो एक्सट्रीम लेने हैं, ये हमारा वी नॉट वाला है ये, और करंट वाला ये रहा मेरा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये जो पीक वैल्यू है, यहाँ से इतने अमाउंट का हम एक लेंगे रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करें इसके अबाउट, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका। ये आपका सर्कल बनेगा। अगर मैं करंट का सर्कल ड्रॉ करूं, तो आप देखिए करंट की पीक वैल्यू ये है, तो करंट का सर्कल कुछ इस तरह बनेगा आपका। सो इफ यू ड्रॉ द सर्कल फॉर करंट, इट विल बी समवॉट लाइक दिस। अब बात आती है फेजर की, तो क्या करना होता है, हम कोई भी एक टाइम इंस्टेंट मार्क करेंगे। सपोज ये टाइम इंस्टेंट है, तो इस टाइम इंस्टेंट पे करंट की ये वैल्यू है, और सेम उसी टाइम इंस्टेंट पे हमारे वोल्टेज की ये वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज मार्क करूँ, सपोज मैंने ये टाइम इंस्टेंट लिया, तो इस इंस्टेंट पे करंट की ये वैल्यू है और वोल्टेज की ये वैल्यू है। क्या करना है, हम इस वैल्यू को इस सर्कल पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, अगर आप इसको पीछे लाओगे, तो करंट की वैल्यू कुछ ये आ रही है, और वोल्टेज की वैल्यू कुछ आपकी यहाँ पे आ रही है। तो क्या करना है, यहां से हम लेंगे एक एरो, और इसको हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट लेंगे, तो ये ब्लू ब्लू पॉइंट भी यहीं पे आएगा आपका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है, और देखिए यहाँ पे ये जो एंगल, अगर मैं आपको एंगल दिखाऊं, ये दिस इज व्हाट, दिस इज ओमेगा टी। थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा टी। अब इसका मतलब समझिए, v क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये
लेंथ पूरा वी नॉट है। अगर मैं वी नॉट कॉस ओमेगा टी करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, और वी नॉट साइन ओमेगा टी करोगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये सेम देखो यही वैल्यू आ रही है आपकी। सिमिलरली आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई नॉट है, साइन ओमेगा टी क्या होगा, ये वैल्यू। और देखिए ये जो वैल्यू है ये सेम यही वैल्यू आ रही है आपकी। सो दिस डायग्राम जो हमने यहाँ पे बनाया है ऊपर सर्कल वाला, इट इज नोन एज फेजर डायग्राम, and these arrows are known as phasor. So basically what is phasor diagram? It is simply projecting your sinusoidal wave or sinusoidal function into uniform circular motion. अब यहाँ पे दिखा फेज डिफरेंस जीरो है, क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए दोनों फंक्शन एक साथ जीरो है, एक साथ अपनी पॉजिटिव मैक्सिमम रीच कर रहे हैं, फिर एक साथ जीरो आ रहे हैं, फिर एक साथ नेगेटिव मैक्सिमम रीच कर रहे हैं। मतलब दोनों क्या है, दोनों एक साथ घूमेंगे। अगर वोल्टेज यहाँ है तो करंट यहाँ पे होगा, वोल्टेज यहाँ है करंट यहाँ पे होगा। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, तब वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं या फेज डिफरेंस जीरो होता है। देयरफॉर फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, voltage and current are in same phase। तो ये तो बात आपकी हो गई फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टू एलिमेंट्स, दैट इज कैपेसिटर एंड इंडक्टर। सो AC supply across a pure capacitor। तो अगर हम यहाँ में एक कैपेसिटर ले लें, इनिशियली अभी अनचार्ज है, इसमें मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, ये एक वोल्टेज सप्लाई है मेरी, या पोलैरिटीज रिमूव कर दें, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हम दे दें ये कैपेसिटर C वैल्यू इसकी। कंडीशन ये है कि इनिशियली आपका जो ये कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, तो क्या होगा, वोल्टेज है तो इससे कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। therefore at any instant the charge on the capacitor is q is equal to cv। c यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस है, v आपका वोल्टेज सोर्स है, तो q क्या बन जाएगा, c v नॉट साइन ओमेगा t। नाउ current at any instant will be I क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज dq by dt। सो d by dt ऑफ c v नॉट साइन ओमेगा t। तो c तो बाहर ले लिए, वो v नॉट भी आपका बाहर आ जाएगा, t by dt ऑफ साइन ओमेगा t। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा टी भी एक टाइम का फंक्शन है, और जो साइन का आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी वो भी आपका एक टाइम का फंक्शन है। तो क्या करना है, हमारी आई की वैल्यू क्या आई है, सी वी नॉट डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी का होगा डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। देयरफॉर करंट की वैल्यू क्या बन गई, ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। इसको हम थोड़ा सा एक नए फॉर्म में लिखते हैं, वी नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी।
और एक मैं आपको आइडेंटिटी बताना चाहूँगा, एक होती है sin a प्लस b, इसका एक्सपेंशन होता है sin a cos b प्लस sin b cos a। तो सपोज मैंने कुछ ऐसे लिखा sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, इसको एक्सपेंड करते हैं sin ओमेगा t cos पाई बाय 2 प्लस sin पाई बाय 2 cos ओमेगा t। cos पाई बाय 2 इज 0, तो ये 0 बन जाएगा, प्लस sin पाई बाय 2 इज 1 प्लस cos ओमेगा t। देयरफॉर sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं cos ओमेगा t। आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देखें यहाँ पे cos है एंड वी कैन रिप्लेस cos विद दिस टर्म। तो उस हिसाब से हमारा जो करंट अब बन जाएगा, दिस करंट कैन बी रिटन एज v नॉट बाय 1 बाय ओमेगा c sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। इसका फायदा क्या होगा? हर चीज करने का अपने पर्पज होता है। तो इसका फायदा ये होगा, अगर हम इसको देखें ध्यान से, हमारा v का वैल्यू क्या है? v नॉट साइन ओमेगा टी, और I का वैल्यू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अगर अब मैं इसको ऐसे लिखूं, ओमेगा टी प्लस 0, देन फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड I इज पाई बाय 2। तो इसको हम ग्राफ पे समझते हैं, ग्राफ पे कैसे बनेगा ये, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अगर आप कल को इंजीनियरिंग करोगे तो आपकी इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोबारा आपको सब चीजें सब दोबारा पढ़ाई जाएंगी आपको। तो इट्स बेटर कि आप अभी समझ के चलें, ताकि आपको उस इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में आपको बहुत आसानी होगी चीजों को समझने और पढ़ने में। तो पहले हम वोल्टेज ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज का फंक्शन क्या है? v नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये कुछ इस तरह बनेगा आपका। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा, पहले हम यहाँ पे इसको v नॉट को मार्क कर लें। दिस इज प्लस v नॉट एंड दिस इज योर माइनस v नॉट। ये आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब i इज इक्वल टू क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो अगर मैं इसमें t को 0 पुट कर दूं, यहाँ पे देखो आई नॉट क्या आया है? कॉस ओमेगा टी है। तो अगर t को 0 पुट करोगे तो कॉस 0 बन जाएगा। कॉस 0 1 होता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे टी 0 पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? आई नॉट साइन पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है? 1 होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? आई नॉट बन जाएगा। मतलब एट टी इज इक्वल टू 0 करंट अपने मैक्सिमम से स्टार्ट करेगा। तो कैसा बनेगा ग्राफ, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक, कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ आपका। तो ये आपका करंट का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लस आई नॉट एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माइनस आई नॉट। तो ग्राफ में क्या दिख रहा है कि जब वोल्टेज अपने 0 पे है, करंट अपने पीक पे है। जब वोल्टेज पीक पे है, करंट अपने 0 पे है। वैल्यूज मार्क कर दें, तो ये बन जाएगा t/4, t/2, 3t/4, और यहाँ बन जाएगा, सॉरी, t बन जाएगा ये। दिस विल बी कैपिटल T, और कैपिटल T यहाँ पे क्या है? आपका टाइम पीरियड है।
अब आती बात इसके फेजर की। तो हम यहाँ पे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल के लिए पहले हमको यहाँ पे वोल्टेज का एक्सट्रीम मार्क करना पड़ेगा। Now let us draw a circle about this point. अब हम कोई एक पॉइंट चूज करते हैं। सपोज मैंने ये कॉमन पॉइंट चूज किया ये वाला। ये कोई टाइम इंस्टेंट टी है आपका। तो अगर मैं इस पॉइंट को पीछे प्रोजेक्ट करूं तो ये पॉइंट कुछ ऐसा बनेगा आपका प्रोजेक्ट करने पे। ये आ रहा है कुछ। नाउ वी हैव टू प्लॉट बोथ द वोल्टेज एंड करंट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो आपका रेड डॉट है, अगर मैं उसको ब्लैक वाले ग्राफ पे देखो, इसको जूम करता हूं, इसको ध्यान से दीजिएगा। जो आपका रेड डॉट है, जो ब्लैक ग्राफ है, आपने पढ़े होंगे कि हर चीज में क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जब वैल्यू अपने जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम के बीच में होती है तो हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड मतलब चार पार्ट होते हैं। और अगर कोई वैल्यू अपने पॉजिटिव मैक्सिमम से जीरो के बीच में होती है तो उसको हम कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ये वैल्यू होगी आपकी। और अगर वैल्यू आपकी जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम के बीच में होती है तो उसको हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर नेगेटिव मैक्सिमम से जीरो के बीच में होती है उसको हम कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लैक वाले ग्राफ पे जो वोल्टेज का ग्राफ है, आपका रेड डॉट क्या है, वो लाई कर रहा है जीरो से पॉजिटिव मैक्सिमम के बीच में ब्लैक वाले ग्राफ के लिए। दैट मीन्स द वोल्टेज इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्लॉट करें इस ग्राफ के ऊपर, तो आपका वोल्टेज कहीं यहाँ लाई करेगा। वोल्टेज विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो वोल्टेज का फेजर कुछ ये बनेगा आपका। करंट का देखिए, जो करंट जो ब्लू ग्राफ है उस पे जो रेड डॉट है, इट इज लाइंग बिटवीन पॉजिटिव मैक्सिमम एंड जीरो। मतलब करंट जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो करंट का फेजर कुछ इस तरह बनेगा आपका। ये आपका करंट का फेजर बनेगा आपका ये। तो इसको, ये जो आपके वैल्यू एरो है ये V नॉट है, ये आपका I नॉट है। तो ये ओमेगा टी है। और V नॉट और I नॉट में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2 का है। सो दिस एंगल इज पाई बाय 2। और आपका जो फेजर का रोटेशन है वो कुछ इस तरह हो रहा है ओमेगा से। तो अगर आप देखें, करंट आपका वोल्टेज से पाई बाय 2 एंगल आगे चल रहा है और ये ग्राफ में दिख भी रहा है। जब वोल्टेज स्टार्ट कर रहा है, करंट ऑलरेडी पीछे से स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे करंट आपका वोल्टेज को लीड कर रहा है कितने एंगल से, बाय पाई बाय 2। सो वी कैन राइट फॉर अ प्योरली capacitive circuit, I leads V by pi by 2। A very important line, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं ये। तो ये इसका फेजर हो गया। अब इसमें हमें एक चीज और हमारी रह गई है। हमने I के लिए क्या लिखी थी, V नॉट बाय 1 बाय ओमेगा C साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर ये करंट है तो ये रेशो भी करंट होगा। और करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो अगर ये करंट है तो दिस रेशियो इज करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। देयरफॉर इस करंट की पीक वैल्यू कितनी है, V नॉट 1 बाय ओमेगा सी। और करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय
रेजिस्टेंस होता है। दैट मीन्स दिस 1 by ओमेगा सी इज हैविंग अ यूनिट ऑफ ओम्स, क्योंकि तभी ये करंट बन पाएगा। Therefore, this 1 by omega c is written as Xc or known as capacitive reactance. कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस कहते हैं। Xc इज 1 by ओमेगा c और ओमेगा क्या होता है 1/2 f c करके होता है आपका। तो अगर मैं इससे आपसे पूछे कि जरा Xc और फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाइए, तो आप देखिए एक्सी और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्स में है, तो ग्राफ आपका कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ आपका इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ये आपका ग्राफ बनेगा आपका। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपके एग्जाम में आपको 1 मार्क में बनाने को आता है बोर्ड एग्जाम में, टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी, तो इसको आपको याद रखना है आपको। So this was all about voltage across your pure capacitive circuit. Now moving on to the next segment, that is AC supply across a pure inductor. प्योर रेजिस्टर की बात हो गई, प्योर कैपेसिटर की बात हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्योर इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या होती है? एक कॉइल होती है आपकी और हमने इसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाया है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू L यहाँ पे इसका सेल्फ इंडक्शन है। सो L इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम उसको उसमें हम इस टर्म को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो व्हाट हैपेंस कि जब इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, तो आप सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब भी कॉइल के थ्रू करंट आपका फ्लक्चुएट करता है, सो बाय फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन इट डेवलप्स अ बैक ईएमएफ। So the EMF या voltage developed across inductor is how much? It is minus L di by dt. So it is the back EMF induced in the inductor. तो अगर हम इसमें लगाएं किरचॉफ लॉ, सो बाय KVL वी कैन राइट V, क्योंकि वोल्टेज के सम क्या होते हैं? जीरो होते हैं किसी लूप में। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आ रहा है? माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे वोल्टेज कितना V है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? जीरो होगा। सो V प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर V क्या बन गया? L डी आई ओवर डी टी बन गया आपका। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V, वी विल गेट व्हाट? V नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। तो यहां से डी आई की वैल्यू क्या बन जाएगी? V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी dt. So on integrating, we get I will be equal to integration of di v naught by L sin omega t dt. तो क्या बन जाएगा? I is equal to बन जाएगा v नॉट बाई L बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। तो क्या आएगा इंटीग्रेट करने पे? v नॉट बाई L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, और इंटीग्रेशन इनडेफिनेट है क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ C is equal to 0 because the inductor was fully demagnetized। तो इसमें कोई भी इनिशियली कोई भी रेसिडुअल करंट नहीं था, तो आपका C 0 है। देयरफॉर I का वैल्यू क्या बन जाएगा? माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। तो ये तो हमारा करंट का
फंक्शन बन के आया। अब मुझे इसको साइन के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। एक आइडेंटिटी होती है साइन ऑफ ए माइनस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए करके होता है आपका। तो अगर मैं लिखा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, तो क्या बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस पाई बाय टू माइनस साइन पाई बाय टू कॉस ओमेगा टी। कॉस पाई बाय टू इज जीरो, तो आपका ये टर्म जीरो बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन पाई बाय टू 1 होता है। इसको लिखने का फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पे मेरा माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है, तो मेरी करंट की वैल्यू क्या आई है पीछे, करंट की वैल्यू आई है वी नॉट बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, या इसको मैं लिख सकता हूँ वी नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट across any pure inductor in an AC circuit। तो ये तो हमारे करंट का फंक्शन आ गया साइन के टर्म में। अब बात आती फिर से फेजर की बात आती है, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि फेजर में हम क्या करने वाले हैं। तो पहले हम V और I की वैल्यू लिखते हैं। V क्या आया है V नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या आया है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस देखेंगे तो फेज डिफरेंस हमारा माइनस पाई बाय टू का आ रहा है। तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं मैं, तो इसका फेजर कुछ ऐसा बनेगा इस बार। तो पहले हम वोल्टेज पर आते हैं, तो वोल्टेज क्या है वी नॉट साइन ओमेगा टी है आपका। तो अगर मैं इसमें टी को जीरो पुट कर दूं, तो टी जीरो पुट करूं क्या बन जाएगा आई नॉट साइन माइनस पाई बाय टू, एंड साइन माइनस पाई बाय टू इज माइनस वन, तो आई क्या बन जाएगा माइनस आई नॉट। मतलब ये जो फंक्शन है आपका, या देखिए यहाँ पे कैसा था ये माइनस कॉस ओमेगा टी है, कैपेसिटर में क्या था प्लस कॉस ओमेगा टी आ रहा था हमारा। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमारा यहाँ पे प्लस कॉस ओमेगा टी आ रहा है, इसमें क्या है हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है। यहाँ पे देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इसमें करंट का ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा आपका। पहले हम यहाँ पे इसमें लाइंस मार्क कर लें। ये आपका हो गया प्लस वी नॉट, और ये आपका हो गया माइनस वी नॉट। तो करंट हमारा कुछ ऐसा बनेगा, करंट हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी है। ऐसे क्या, फिर ये कुछ ऐसे होगा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ये सॉरी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपकी बन जाएगी आई नॉट, एंड दिस विल बिकम माइनस आई नॉट। तो अगर मैं इसका फेजर प्लॉट करूं, मैं इसका, लेट अस सी हाउ द फेजर ऑफ दिस इंडक्टर विल बी। तो पहले हमने यहाँ पे वो लिमिट बनाई वोल्टेज वाली, देन वी विल ड्रॉ द सर्कल ऑफ दिस। अब काम वही करना है, सपोज हमने ये पॉइंट लिया, ये टाइम इंस्टेंट है। नाउ यू कैन सी फॉर द रेड ग्राफ, जो रेड डॉट है इट इज लाइंग बिटवीन पॉजिटिव मैक्सिमम एंड जीरो। इसका मतलब क्या होता है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं वोल्टेज को पीछे प्रोजेक्ट करूं मैं, तो अगर मैं इस पॉइंट को पीछे लाऊं, ये जो आपका पॉइंट है ये कहीं आप पॉइंट पे कुछ, ये आपका पॉइंट बनेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सो दिस विल बी योर फेजर ऑफ वोल्टेज, ये आपका वी नॉट की वैल्यू है।
करंट कहाँ है आपका? देखिए, करंट किस में है? ये 0 से पॉजिटिव मैक्सिमम के बीच में है, तो करंट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो आपका रेड डॉट है ऑन द ब्लू ग्राफ इज लाइंग बिटवीन 0 एंड पॉजिटिव मैक्सिमम, मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आपका जो करंट का फेजर है वो कुछ ऐसा बनेगा आपका। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर, और इनके बीच में एंगल कितना है? π/2 है। और वोल्टेज का एंगल कितना था यहाँ से? इट इज ओमेगा टी। और रोटेशन आपका कुछ इस तरह हो रहा है। सो यू कैन सी इन दिस केस वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय π/2। या हम लिख सकते हैं कि इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट lags voltage by π/2। तो रेजिस्टेंस में क्या था? वोल्टेज करंट सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटर में क्या होता है? करंट वोल्टेज को π/2 एंगल आगे चलता है। इंडक्टर में क्या होता है? करंट वोल्टेज से π/2 एंगल पीछे चलता है आपका। और आगे हम इसको डिस्कस करें। हमारी आई की वैल्यू क्या आई थी? V0/ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2। देयरफॉर जो करंट की पीक वैल्यू है वो कितनी है? V0/ओमेगा L। तो अगर ये करंट है तो ये रेशो भी करंट होगा। और करंट का रेशो क्या होता है? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। देयरफॉर एक्सएल इज ओमेगा एल। ये क्या होता है? इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि ओमेगा एल क्या है? ये इसका यूनिट ओम्स है। और कैपेसिटर और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम रिएक्टेंस कहते हैं। तो एक्सएल इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। देयरफॉर एक्सएल क्या बन जाएगा? ओमेगा एल, दैट इज 2π/fl। एफ यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है आपकी। और एग्जाम में आपको यहाँ पे ग्राफ पूछता है कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एक्सएल एंड एफ। एक्सएल ये हो गया, एफ ये हो गया। आप देखते हैं यहाँ पे वेरिएशन आपका लीनियर है, तो ग्राफ जो होगा वो विल बी अ स्ट्रेट लाइन। So in this case we have discussed pure resistor, pure inductor and प्योर कैपेसिटर। जब हम किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट को, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई को कनेक्ट करेंगे इनके अक्रॉस, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, या क्या उनके बीच का फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट के बीच में, जब प्योर रेजिस्टर है, प्योर इंडक्टर है और प्योर कैपेसिटर है। तो अगर मैं आपको ब्रीफ करूं दोबारा फिर से इसके बारे में, जब हमने प्योर रेजिस्टर पढ़ा तो वोल्टेज करंट सेम फेज में है। मैं आपको इसको लिख देता हूं। मैं सपोज अगर मैं इसको समराइज करूं, so the summary will be for pure resistor voltage and current are in same phase. For pure inductor, current lags V by π/2. For pure capacitor, V, sorry, I leads V by π/2। तो ये 3 पॉइंट है, ये आपको ध्यान देके रखने हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे आपके 1 मार्क के सवाल बहुत सारे बनते हैं। इवन अगर आपको वाई होगा आपके बोर्ड प्रैक्टिकल का, उसमें भी आपसे ये सब चीजें पूछी जाती हैं आपसे ये। सो यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स। थोड़ा आपको इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ये चीजें एक बार में नहीं आती, तो एक दो बार पढ़िए इसको। वीडियोस आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो इसको दोबारा देखिए, दोबारा देखिए। एंड इन केस यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, यू कैन राइट इन आवर कमेंट सेक्शन, और हम we will be very much happy to address your doubts। and if you have any suggestions, आप उसको भी हमको लिख के बता सकते हैं, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। अब लास्ट इसमें सेगमेंट जो है कि अगर मैं इन सबको आपस में कंबाइन कर दूं, सपोज वी हैव अ सीरीज
RLC सर्किट, हमने तीनों को कंबाइन कर दिया। आपके 12th बोर्ड में पैरेलल RLC नहीं है, वो आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, एंड इन केस वी गेट एनी टाइम तो हम पैरेलल RLC सर्किट भी आपको समझा देंगे। बट फॉर द बोर्ड पर्सपेक्टिव हमारा सिर्फ यहाँ पे सीरीज RLC सर्किट ही हमारे सिलेबस में है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, इंडक्टर लिया और एक कैपेसिटर लिया, हमने इनको सीरीज में लगा दिया, RLC, and we have connected it to a voltage supply जिसकी वैल्यू है V is equal to V naught sin omega t। नाउ सपोज इससे कुछ करंट I, आपका किसी भी इंस्टेंट पे करंट I फ्लो कर रहा है, तो सपोज इसके अक्रॉस ड्रॉप जो है वो VR है, इसका ड्रॉप VL है और इसका ड्रॉप VC है। तो VR की वैल्यू क्या होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, VL क्या होगी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, और L का रेजिस्टेंस क्या होता है, XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। VC का वैल्यू क्या होगा, I इंटू XC करके होगा आपका। अब अगर मैं करंट को रेफरेंस लेके चलूं, सपोज माय करंट इज माय रेफरेंस, तो अगर मेरा करंट रेफरेंस है यहाँ पे, तो मैंने करंट को ड्रॉ किया, दिस इज माय करंट। तो इस करंट के रेफरेंस में VR क्या होगा, इसके साथ सेम फेज में होगा। अगर मैं इंडक्टर का करंट लेके चलूं, तो इसके रिस्पेक्ट में इंडक्टर का वोल्टेज π/2 एंगल आगे होता है, और अगर करंट को मैं रेफरेंस लेके चलूं, तो कैपेसिटर का वोल्टेज π/2 एंगल इससे पीछे होता है इसका। सो VC इज π/2 एंगल लैगिंग। तो अगर मैं इसका एक फेजर बनाऊं, मैं आपको, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दूं इसमें सिंपल सा, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। हमको सिर्फ इसको ग्राफिकली समझना है, एनालिटिकल सॉल्यूशन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। नाउ सपोज दिस माय करंट, क्योंकि लीड और लैग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो किसी के रेफरेंस में होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे करंट को रेफरेंस ले लिया है, तो करंट के रेफरेंस में रेजिस्टर का वोल्टेज क्या होता है, उसके साथ सेम फेज में होता है। इंडक्टर का वोल्टेज उसको लीड करता है और कैपेसिटर का वोल्टेज उसको लैग करता है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन सारे फेजर्स को I से डिवाइड कर दिया। इसको मैंने डिवाइड कर दिया I से, इसको डिवाइड किया I से, इसको डिवाइड किया I से, और इसको भी डिवाइड कर दिया I से। तो I/I तो बन जाएगा 1, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि वो बन गया आपका एक यूनिट बन गया 1। VR/I इज रेजिस्टेंस, क्या देखिए यहाँ पे VR/I विल गिव यू रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ये दिस वैल्यू विल बी योर रेजिस्टेंस। VL/I will be XL and VC/I will be XC। तो ये कुछ आपका इस तरह एक डायग्राम बना, इसको हम कहते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। अब इसमें दो आपके केसेस बन सकते हैं, यू कैन हैव टू केसेस, लेट अस डिस्कस बोथ वन बाय वन। हम इसको डिस्कस करेंगे इस वाले को लेके। फर्स्ट केस, सर्किट इज इंडक्टिव, मतलब एक्सएल का वैल्यू ज्यादा है एक्सी से, तब फिगर कैसा बन जाएगा, रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, आपका सॉरी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आपकी ये हो गई, और एक्सएल ज्यादा है एक्सी से, तो जो आपका नेट रिएक्टेंस होगा वो कुछ ऊपर होगा, छोटा सा, ये ज्यादा है ये कम है, तो नेट क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ छोटी सी वैल्यू ये आएगी आपकी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी। तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल पूरा करूं मैं,
this will give you Z. Z is known as impedance या आपके सर्किट का ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है। तो Z की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है तो अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये आपका फेज एंगल है। सो हाउ टू गेट फेज एंगल? tan फाई। tan फाई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे आपका tan फाई पॉजिटिव है, जो फाई की वैल्यू यहाँ पे फाई की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो अगर आपका सर्किट इंडक्टिव है तो आपका जो फेज एंगल है वो पॉजिटिव आएगा। मतलब इसका क्या हुआ कि जो आपका नेट आपका इम्पिडेंस है उसका जो फेज एंगल है वो इट विल बी एक्यूट एंगल या फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू होगी आपकी। एंड इसी का दूसरा आपका एस्पेक्ट है, दैट इज सर्किट इज कैपेसिटिव। मतलब एक्सी ज्यादा है एक्सएल से, तो क्या होगा आपका आर तो ये बन गया और जो छोटी सी वैल्यू होगी न्यू नीचे बनेगी अब, एंड दिस डिफरेंस विल बी एक्सी माइनस एक्सएल, और ये जो होगा वो आपका आर होगा। तो जो z की वैल्यू होगी, z की वैल्यू आपकी कुछ ये बनेगी आपकी, दिस इज द वैल्यू ऑफ z, और फेज एंगल ये होगा। तो z कितना बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और फेज एंगल क्या होगा आपका? tan फाई परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस विल बी योर फेज एंगल। तो यहाँ पे जो आपका फेज एंगल फाई है वो नेगेटिव आएगा आपका। इसका मतलब ये है कि I लीड्स V। यहाँ पे फाई एंगल पॉजिटिव था, मतलब I लैग्स V, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। अगर फेज एंगल पॉजिटिव है तो करंट वोल्टेज को लैग करेगा, क्योंकि सर्किट कैसा है? इंडक्टिव है। अगर फेज एंगल नेगेटिव है तो I V को लीड करेगा, मतलब सर्किट आपका कैपेसिटिव है आपका। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है आपको। And this diagram is known as your impedance triangle कह लो या impedance diagram कह लो। इसको impedance diagram भी कहते हैं और ट्राइंगल भी कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में बनाने को आता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने अलग अलग सर्किट को डिस्कस किया, जब प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली इंडक्टिव है, और जब तीनों आपके साथ में लगे हैं। आपको किताबों में अलग अलग RL RC अलग अलग करा हुआ मिलेगा, उसमें आपको जरूरत नहीं घबराने की। जो एलिमेंट हमारे RC है तो क्या करना है आपको? XL की वैल्यू को 0 कर दिए। RL है तो XC की वैल्यू को 0 कर दिए। तो अगर आपको सीरीज RLC सर्किट समझ में आ गया है, then you can formulate any RL और RC circuit on your own. So friends, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सबके करीब आ रहे हैं। एंड आई होप कि इसको आप शेयर करेंगे तो बहुत से लोगों को उसको फ़ायदा मिलेगा। एंड इन केस you are new to a channel, please do subscribe to a channel. That will give you a lot of motivation to give you more good content on your board examinations. So friends, keep working hard for your board examinations and stay tuned. We will soon be back. Till then, take good care of you. Thank you and have a nice day, friends.